उमर खालिद 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 एक है ना रिसर्च स्कॉलर जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत हिस्ट्री की किताबों के बीच की थी, लेकिन कुछ ही सालों बाद उसका चेहरा भारत के सबसे कंट्रोवर्शियल चेहरों में से एक में शामिल हो गया। कुछ लोग उन्हें लोकतंत्र और आजादी बयान की आवाज मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग उन पर देश विरोधी सोच और हिंसा की साजिश करने का आरोप लगाते हैं। आखिर सच क्या है? क्या उमर खालिद सिर्फ एक स्टूडेंट लीडर थे या फिर उनकी कहानी उससे कई ज्यादा पेचीदा है? इस ना डॉक्यूमेंट्री में हम किसी एक नैरेटिव को फॉलो नहीं करेंगे। हम देखेंगे वेरीफाइड फैक्ट्स, पब्लिक रिकॉर्ड्स, कोर्ट्स एंड प्रोसीडिंग्स और ना अलग अलग पर्सपेक्टिव्स, ताकि फैसला आप खुद कर सकें। हर कंट्रोवर्शियल कहानी की शुरुआत कंट्रोवर्सी से नहीं होती। उमर खालिद की भी कहानी एक छोटे से आम बच्चे की तरह ही शुरू हुई। उनका जन्म न्यू दिल्ली में हुआ और उनकी परवरिश साउथ ईस्ट दिल्ली के जामिया नगर इलाके में हुई। यहीं से उनकी पढ़ाई और उनकी शोध का सफर शुरू हुआ। बचपन से ही उन्हें हिस्ट्री पढ़ने का काफी ज्यादा शौक था, इसके लिए वो हमेशा हिस्ट्री को समझते रहते थे। लेकिन ये सिर्फ किताबें पढ़ने का शौक नहीं था, बल्कि वो समझना चाहते थे कि समाज और राजनीति वक्त के साथ कैसे बदलती है। लेकिन इसे हिस्ट्री के शौक ने उन्हें एक ऐसी यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया जहां से उनकी जिंदगी पूरी बदलने वाली थी। उनके स्कूल की डिटेल्स तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोरी मल कॉलेज से हिस्ट्री में बीए किया। यहीं से उन्होंने हिस्ट्री में मास्टर किया और एमफिल और पीएचडी के लिए अपनी पढ़ाई चालू रखी। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू का एंट्रेंस क्लियर किया। उनकी रिसर्च का सब्जेक्ट था आदिवासी हिस्ट्री सिंहभूम झारखंड, यानी उनका एकेडमिक फोकस भारत के ट्राइबल कम्युनिटीज और उनके हिस्ट्री के से जुड़ा था। लेकिन जेएनयू ने उमर खालिद को सिर्फ एक रिसर्चर बनाकर नहीं छोड़ा, बल्कि यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। कैंपस में पढ़ाई के साथ साथ उनका इंटरेस्ट सोशल इश्यूज और स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर बढ़ने लगा। एक बात और जान लेना जरूरी है कि उमर खालिद AISA के मेंबर नहीं थे, बल्कि वो डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन यानी DSU से जुड़े हुए थे। उन्होंने कभी JNU SU इलेक्शन नहीं लड़ा। DSU की आइडियोलॉजी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से काफी ज्यादा अलग थी। वो हमेशा अपना ज्यादातर समय कैंपस मूवमेंट्स और प्रोटेस्ट पर देते थे। JNU में उमर खालिद की पहचान एक आर्टिकुलेट स्पीकर और स्टूडेंट लीडर के रूप में बनने लगी। लेकिन 9 Feb 2016 एक शाम ने उनकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। 9 Feb 2016 ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, बल्कि ये वो दिन था जिसने उमर खालिद को कैंपस से निकालकर नेशनल हेडलाइंस तक पहुंचा दिया। पिछले 10 दिनों में मुझे अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें जानने को मिली हैं जो मुझे खुद नहीं पता थी। मुझे पता चला कि मैं 2 बार पाकिस्तान होकर आया। मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पता चला कि मैं 2 बार पाकिस्तान होकर आया। इस इवेंट का मेन मोटिव अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की फांसी का विरोध करना था। शुरुआत में यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने इस प्रोटेस्ट की परमिशन दी थी, लेकिन कुछ शिकायतों के बाद ये परमिशन वापस ले ली गई। परमिशन कैंसिल होने के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स वहां पर इकट्ठे हुए और इसी दौरान उनकी दूसरे ग्रुप के यानी AVP के साथ बहस हुई और फिर बाद में ये बात हाथापाई पर आ गई। अभी AVP और कोई नहीं बल्कि दूसरी RSS और बजरंग दल ही है। इससे झगड़े के अंदर कुछ ऐसे स्लोगन्स बोले गए जिन्होंने पूरे देश में बहस छोड़ दी। विरोधी नारे लगे थे। पुलिस के पास देश विरोधी नारेबाजी की 13 वीडियो क्लिप्स थी। इसमें जी न्यूज के वीडियो क्लिप भी शामिल थे। इन सभी वीडियोस को सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने जांच में सही पाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये स्लोगन्स लगाए किसने थे, और इसी सवाल का जवाब आज भी इस पूरे केस का सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा माना जाता है। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की और फिर पुलिस ने उमर खालिद, कन्हैया कुमार और अनिर्बन भट्टाचार्य और कुछ और लोगों पर एलिगेशन लगाए। पुलिस का आरोप था कि गैदनी के ऑर्गेनाइजर्स ने ऐसे स्लोगन्स को सपोर्ट किया या फिर उन्हें रोकने में नाकाम रहे, इसलिए उन पर देश विरोधी की एकता की साजिश का आरोप भी लगाया जाता है। ये प्रोसिक्यूशन का वर्जन था और इन आरोपों के बाद में कोर्ट में भी चैलेंज किया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। इस केस का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला हिस्सा था वीडियो फुटेज। कल टेलीविजन पर चलाए गए कुछ वीडियो
बाद में सवालों के घेरे में आ गए। दिल्ली गवर्नमेंट के फॉरेंसिक एग्जामिनेशन और ना बात की रिपोर्ट्स में कुछ क्लिप्स एडिटेड या फिर ना टेम्परेड होने के दावे सामने आए। साथ ही जेएनयू के इंटरनल इंक्वायरी से भी नहीं यही पता चला कि ये तो एंटी स्लोगन्स लगाए गए हैं, ये कैंपस के लोगों द्वारा नहीं लगाए गए हैं। ये तो कुछ लोग ना इस प्रोटेस्ट में जबरदस्ती ना घुस आए थे और मारा मारी कर रहे थे, ये ना उन लोगों ने लगाया। हालांकि इस बारे में अलग अलग लोगों ने अपनी ना अलग अलग राय दी, लेकिन अभी भी कुछ मुद्दे इस केस का हिस्सा बने हुए हैं। घटना के ना कुछ दिनों बाद जेएनयू एसयू प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके ना कुछ दिनों बाद उमर खालिद और ना अनिर्बान भट्टाचार्य ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। जेल से ना छूटने के बाद उमर खालिद ने और ना कन्हैया कुमार ने जेएनयू कैंपस में अपनी अपनी स्पीच दी, जिसमें ना उमर खालिद ने पूरी स्टोरी बताई कि क्या हुआ था क्या नहीं, और फिर उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को अच्छे से ना ट्रोल किया। जब तक इस देश में भाजपा और आरएसएस है, इस देश को कोई और बर्बाद नहीं कर सकता। हम इस देश की बर्बादी के लिए नहीं, इस देश की आबादी के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि 2016 का ये इंसिडेंट यहीं खत्म हो गया, तो आप बिल्कुल है ना गलत सोच रहे हो, क्योंकि असली फिल्म तो अभी शुरू होती है। अगले कुछ सालों में उमर खालिद यूनिवर्सिटी कैंपस से निकलकर देश भर के अलग अलग प्रोटेस्ट में शामिल होने लगे। 2016 के बाद उमर खालिद सिर्फ ना जेएनयू कैंपस तक सीमित नहीं रहे, वो है ना बाद में हर जगह अलग अलग शहरों में पब्लिक मीटिंग्स और ना प्रोटेस्ट में दिखने लगे। 2019 के आखिर में और है ना 2020 की शुरुआत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए को लेकर पूरे देश भर में है ना प्रोटेस्ट होने लगे, और है ना इसमें फिर है ना उमर खालिद ने भी है ना भाग लिया और वो भी है ना कई रैलियों में शामिल हुए और उन्होंने भी कई स्पीचेस दी। अब है ना जिन्हें नहीं मालूम कि सीएए एक्ट क्या है, तो उन्हें मैं बताना चाहूंगा, ये और कुछ नहीं बल्कि ना धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का एक्ट है। जैसे है ना 2019 में हमारे गृह मंत्री अमित शाह पार्लियामेंट में ना इंट्रोड्यूस करते हैं। इसका सिंपल मीनिंग कहने का मतलब ये था कि ना यहाँ के तो जो लोग हिंदू लोग हैं वो लोग तो ना इस देश के मूल निवासी माने जाएंगे, लेकिन हिंदुओं को छोड़ के बाकी तो जितने भी धर्म के लोग हैं उन्हें अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। हम पड़ोसी देशों से प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसको लागू करें। उमर खालिद हमेशा अपने प्रोटेस्ट में महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह ये सब लोगों के विचारों की बात करते थे और संविधान की बात करते थे और वो अहिंसा को ना बढ़ावा देते थे। लेकिन उन्हें क्रिटिसाइज करने वाले लोग ये कहते थे कि ना उनके भाषण है ना देश विरोधी है। फरवरी 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा बढ़ गई और जिसमें से ना 53 लोगों की ना डेथ हो गई और कई लोग है ना घायल हो गए। इसमें से तो मरने वाले 36 ना मुस्लिम थे और 15 हिंदू। इसके बाद ना दिल्ली पुलिस ने बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन चालू की। खबर आप तक जाने तक 7 लोगों की मरने की खबर आई है। एक दिल्ली पुलिस का जवान है, बाकी 6 आम ना का समय। गोकुलपुरी के टायर मार्केट में आग लगा दी गई। पास में मौजूद स्कूल को भी नुकसान पहुंचा। मौजपुर चौक और घोंडा चौक पर भी देर रात 10 बजे तक हिंसा जारी। इस ना इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिल्ली पुलिस एक ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाती है और फिर सितंबर 2020 को ये लोग है ना उमर खालिद को ना यूएपीए एक्ट और कई दूसरे सेक्शंस के अंदर अरेस्ट कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस का कहना था कि उमर खालिद ने अपने प्रोटेस्ट में ना भड़काऊ भाषण इस्तेमाल किए हैं, खासकर है ना आजाद मैदान प्रोटेस्ट में और ना महाराष्ट्र के अमरावती प्रोटेस्ट में। उन्होंने ना लोगों से कहा कि जब ना डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आएंगे तो ना वो लोग है ना चक्का जाम करे और सड़कों पर उतरे। अब उनके मित्र अमेरिका से हिंदुस्तान आ रहे हैं और हिंदुस्तान वो 24 तारीख को अहमदाबाद में निकलेंगे। तो अहमदाबाद में ट्रंप के स्वागत के लिए वहां की चुप्पी झोपड़ियों को छुपाया जा रहा है। कहीं डोनाल्ड ट्रंप को यह ना पता चल जाए कि हिंदुस्तान में सब चंगासी नहीं है, हिंदुस्तान में मोदी नंगासी है। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे, हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे? हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि उन्होंने ना डोनाल्ड ट्रंप के आने पर प्रोटेस्ट की बात की थी, लेकिन उन्होंने ना ही किसी ना वायलेंस की बात की थी, ना ही चक्का जाम करने की बात की थी। अगर आप उनकी स्पीच को अच्छे से सुनेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि उन्होंने कोई भी वायलेंस फैलाऊ बात नहीं की है, बल्कि ना भड़काऊ भाषण तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कपिल मिश्रा और ना अनुराग ठाकुर ने लगाए थे, जिसमें ना कपिल मिश्रा ने साफ साफ लोगों से कहा था कि ये जो लोग ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए ना सड़क पर हमें उतरना होगा। डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है। और अनुराग ठाकुर ने तो अपने कैंपेन में ऐसे ऐसे नारे लगवाए थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे।
देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में यह दावा किया कि उनके पास कॉल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, विटनेस स्टेटमेंट्स और ऐसे कुछ मटेरियल पड़े हैं जो इनकी इस थ्योरी को और इस केस को सपोर्ट करते हैं। लेकिन सिर्फ ये उनका दावा ही था, क्योंकि आज तक उन्होंने कोर्ट में कुछ भी ऐसा कुछ पेश नहीं किया है। उमर खालिद के वकीलों ने कोर्ट में इन सभी आरोपों को साफ साफ खारिज किया और उनके डिफेंस का कहना है उमर खालिद ने अपने भाषणों में कभी भी हिंसा की बात की नहीं। उनके प्रोटेस्ट हमेशा शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होते हैं। पिछले कई सालों में उमर खालिद ने अपने बेल के लिए कई बार एप्लीकेशन दिया, लेकिन कोर्ट ने हर बार उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और अभी तक तो उनके केस का ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वो अभी 6 साल से जेल में बंद है, लेकिन उनके केस का ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। आप अगर उमर खालिद की स्पीच सुनो तो आपको मालूम चलेगा उमर खालिद कभी देश के विरोध में नहीं थे, बल्कि वो बीजेपी और RSS के विरोध में थे। वो एक्सपोज करते थे। आजादी के 72 साल बाद भी हमसे हमारे वतन परस्ती का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। आज भी ये बोला जाता है कि तुम्हें पाकिस्तान तो मिल गया, अब और क्या चाहिए? देश का एक बार बंटवारा तो कर चुके हो, और क्या चाहिए? हम उनको बताना चाहते हैं, वी आर नॉट इंडियंस बाय चांस, वी आर इंडियंस बाय चॉइस। इस देश में हमारा होना हमारी वतन परस्ती का सबूत है। हमारा नेता मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था, नहीं है। हमारा नेता महात्मा गांधी है। हमारा नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद है। हमारे नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। नरेंद्र मोदी ने बोला, इनके हाथ में तिरंगा देख के बहुत खुशी हुई। नरेंद्र मोदी साहब 1947 से हमारे दिल में और हमारे हाथ में तिरंगा है। हमारे दिल में और हमारे हाथ में तिरंगा है। आपको RSS के मुख्यालय पे 50 साल लगे थे तिरंगे लटकाने के लिए। आपसे वतन परस्ती का सर्टिफिकेट हमको नहीं चाहिए। वो कहते थे कि ये लोग लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं और उमर खालिद का 6 साल से जेल में रहना, वो भी बिना ट्रायल के, इस बात का अच्छे से सबूत है। इन लोगों के लिए उमर खालिद जैसे लोग गले की हड्डी बन जाते हैं। वो हड्डी जिससे ना तो ये लोग निकाल सकते हैं और ना ये निकल सकते हैं। वो डंडा मारेंगे, हम तिरंगा लहराएंगे। वो गोली मारेंगे, हम संविधान के साथ अपना हाथ बुलंद करेंगे। वो जेल में डालेंगे, हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाते हुए जेल जाएंगे। उमर खालिद की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि एक कहानी स्टूडेंट पॉलिटिक्स, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, नेशनल सिक्योरिटी, प्रोटेस्ट और कानून के साथ चल रही एक बड़ी बहस की। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री रिसर्च बेस्ड लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं हूं अमन, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।